हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर भी कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर भी। इसमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² माइनस kx प्लस 6 और बोल रहा है कि इसके शून्यकों का योग 3 है। तो इस k का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया है शून्यकों का योग कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग कितना दिया है, 3 दिया है। यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको बी का मान रखना है, ए का मान रखना है। तो ये ए और बी का मान आएगा कहां से, तो जो ये बहुपद दिया है इसमें से आएगा। जो x² में गुणा करेगा वो ए होगा, और जो केवल x में गुणा करेगा वो बी होगा, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सी होता है। यानी यहाँ पे ए का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है, यानी ए का मान यहाँ पे 3 है। और बी का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस के है। और सी का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए बी और सी का मान यहाँ पे निकल गया। बस आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है, तो माइनस के है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी के जगह पे माइनस के और बट्टा ए का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा करा लेना है। तो इधर 3 है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और के है तो के, और बट्टा के नीचे 3 है तो 3। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा कराना है। तो करा दीजिए, के में 1 से गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, और 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी के का मान कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5
5 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है धर्मचंद गांधी, बी ऑप्शन है मीरचंद गांधी, सी ऑप्शन है करमचंद गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो शरीर का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, इसे आपको याद रखना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो नरक के दरवाजे 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि समीकरण √2x² + 9 = 9 का मूल ज्ञात करें। जो ये समीकरण दिया है इसका आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है, यानी जो यहाँ पे x है इसका 2 मान निकलेगा, वही इसका x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पे उतार देंगे √2x² + 9 और बराबर क्या है 9 है। यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे रूट है तो रूट को बराबर के उधर भेजेंगे। जब रूट बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले रूट को उधर भेज दीजिए, तो 2x² + 9 इधर बचेगा और 9 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब यहां से रूट जब बराबर के उधर आता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो +9 है इसको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर बचेगा 2x² = 81 और ये +9 बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या बचेगा हमारा 2x² और 81 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 72 बचेगा। अब हमको यहाँ पे देखिए x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 इसमें गुणा कर रहा है, तो 2 जब इधर गुणा कर रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये आके इसमें भाग करेगा, नहीं x² बराबर क्या हो जाएगा 72 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 से 72 कटाएंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा, यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा। और जो रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी x का मान कितना निकलेगा, +- और यहाँ पे देखिए √36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी एक +6 होगा और एक क्या होगा, यहाँ पे -6 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है पन्ना, वहीं पे क्या है, हीरा का खान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो पैसे चुराने का आरोप लगाए और कितना रुपए चुराने का आरोप लगाए, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगाए। तो ये आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की शरीर में गोइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि शरीर में गोइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। ए ऑप्शन है चीनी के कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में गोइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कर्ण कहाँ के राजा थे, तो अंग देश के राजा थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एपी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 9वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 9वां पद निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 9वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 8d होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पे देखिए अगर बोल दे कि यहाँ पे 12वां पद निकालिए, तो 12वां पद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a प्लस यहाँ पे क्या होगा 11d होगा, एक घटा के लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 9वां पद निकाले, तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस यहाँ पे क्या होगा 8d होगा। बस आपको यहाँ पे a का मान रखना है और यहाँ पे d का मान रखना है। a क्या होता है, तो AP का जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, उसे ही a कहते हैं, यानी a का मान यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से हम निकालेंगे d का मान, तो d क्या होता है, तो ये पदांतर होता है, यानी दो पदों का अंतर होता है। d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से क्या किया जाता है, पहले पद को घटा लिया जाता है। तो ये है दूसरा पद और ये है पहला पद, घटा लीजिए। तो 5 में से 2 घटाइएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। बस इसमें आपको क्या करना है, रखना है। a का मान यहाँ पे 2 हो गया प्लस 8 और d का मान कितना है, यहाँ पे 3 निकला है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3, सबसे पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 2 + 8 3 का कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये किस उद्योग से शुरू हुआ था, तो ये वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न की स्वर वर्ण कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए
देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथिल मार्केप्टॉन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी गैस होता है ये गंधहीन गैस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है। तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, डी ऑप्शन है दानव के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यदि cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। जो ये x है इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए आपको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से cos को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे cos कितने डिग्री का मान यहाँ पे 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है। जब यहाँ पे आप cos 90 रखिएगा तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर को वैसे ही छोड़ दीजिए, cos 4x माइनस 10 डिग्री और cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा 4x माइनस 10 डिग्री और बराबर उधर क्या बचेगा हमारा 90 डिग्री। अब हमको यहाँ पे देखिए x का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस 10 डिग्री को बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर बचेगा 4x और पहले से उधर 90 डिग्री है और ये माइनस 10 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा। तो इधर हो गया हमारा प्लस 10 डिग्री। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 90 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब यहाँ पे हमको देखिए x का मान निकालना है। तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं, अब इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। इधर x बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा 100 डिग्री बटा 4। कटा दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। यानी x का मान कितना निकलेगा हमारा, 25 डिग्री निकलेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे दो जगह मध्य प्रदेश हो गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। और दाल सबसे अधिक कहां होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल भी सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ए ऑप्शन है सफेद, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काली, डी ऑप्शन है नीली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नई मोटर कार थी ये कितने रुपए की थी, तो ये 7,500 रुपए की थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक
अधिक कहां पे होती है, तो निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है गांधी सेतु, डी ऑप्शन है जवाहर सेतु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो गांधी सेतु है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये गांधी सेतु बना है ये किस नदी के ऊपर बना है, तो गंगा नदी के ऊपर बना है। और ये कहाँ है, तो पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न उतार देते हैं, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस यहाँ पे क्या है 6 डिग्री। तो बोल रहा है कि इस थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 3 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होता है 3 थीटा होता है। जहां पे ये देखिए ये जो थीटा होता है वही यहाँ पे भी होता है। अगर आपसे बोला जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो जो थीटा यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जब आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो ये लिखाएगा यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। जो यहाँ पे थीटा होगा, जो यहाँ पे कोण होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 3 थीटा है तो यहाँ भी 3 थीटा होगा, सिर्फ यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर है, तो यहाँ पे बराबर कॉस है तो कॉस और थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा माइनस 6 डिग्री। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा हमारा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और उधर बचेगा थीटा माइनस यहाँ पे 6 डिग्री। अब आपको क्या करना है, थीटा को बराबर के इधर लाना है और 90 को क्या करना है, बराबर के उधर भेज देना है। अब भेज दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या बचेगा हमारा माइनस 3 थीटा और यहाँ पे देखिए जो प्लस थीटा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और बराबर है तो बराबर पहले से इधर माइनस 6 डिग्री है तो माइनस 6 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे क्या है प्लस 90 डिग्री है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 3 थीटा और फिर माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 6 डिग्री और इधर क्या है माइनस 90 डिग्री, जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको थीटा का मान निकालना है तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं, उधर जाके भाग करेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 96 डिग्री बट्टा 4 हो जाएगा। कटा दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, एक जाएगा यहाँ पे 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 24 डिग्री निकल जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 16। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से के अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जो विद्युत फ्यूज होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे ये कार्य करता है या सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जो फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया। ए ऑप्शन है सनातन धर्म, बी ऑप्शन है वैदिक धर्म, सी ऑप्शन है मुस्लिम धर्म, डी ऑप्शन है सिख धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, तो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविधकर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको इसका विविधकर निकालना है। विविधकर को ही विवेचक भी बोला जाता है और विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac। अगर आपको नहीं पता है तो नोट करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको b का मान रखना पड़ेगा, a का मान रखना पड़ेगा, c का मान रखना पड़ेगा, और ये आएगा कहां से, तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। b का मान कितना है, तो यहाँ पे -5 है, और c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, बस इसमें रख दीजिए। b का मान -5 है और इसका स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी -4 है, तो 4, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, और c का मान कितना है, यहाँ पे 4 है तो लिख दीजिए 4। यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो -5 आप 2 बार गुणा कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 25, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 25 में से 16 निकलेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लक्ष्मी थी ये लक्ष्मण की कौन थी। ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है पत्नी, सी ऑप्शन है चाची, डी ऑप्शन है माँ। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी, तो पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में करता था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सभी लोग क्या छोड़ गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभी लोग क्या छोड़ गए। ए ऑप्शन है परार्थ, बी ऑप्शन है स्वार्थ, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है कल्याण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी लोग क्या छोड़ गए, तो स्वार्थ छोड़ गए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने महादेश हैं, तो 7 महादेश हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एशिया महादेश में ही भारत आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34
34 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरण से, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है तो किससे होता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ये जो ओजोन परत होता है ये बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये मानव के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं इसे ये क्या करता है, ओजोन परत छानने का कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2010 में, बी ऑप्शन है 2000 में, सी ऑप्शन है 2010 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2012 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि 10, 13, 14, 9, 16 का परिसर ज्ञात करें। जो ये संख्या दिया है, आंकड़ा दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब इसमें ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 9 है। इसे क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लेना है, आपका परिसर निकल जाएगा। तो 16 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से, बी ऑप्शन है 31 मार्च से, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और खत्म कब होता है, तो 31 मार्च में खत्म होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष शुरू कब होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और कब खत्म होता है, तो 31 मार्च को खत्म होता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न की क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे देखिए क्षय योग्य यानी खत्म होने योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। यानी यहाँ पे सभी क्या है, क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, बी ऑप्शन है स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है प्रकाश सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है वर विक्षेपण के कारण से, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, इसका टेस्ट दे चुके हैं। अब आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्न में से कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ। और जितना भी गलत हुआ आप क्या कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर उसे याद कर लीजिएगा, और आप हमें फटाफट बता दीजिए कि 40 में से आपका कितना सही हुआ। और आपके लिए है यहाँ पे होमवर्क प्रश्न।
होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अपना स्कोर भी हमें बता दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।